हेलो स्टूडेंट्स। एक टाइप की डिज़ाइनिंग आप लोग पूरी तरह सीख चुके हैं। नेक्स्ट जो डिज़ाइनिंग आपको सीखनी है उसमें क्या है, सर्कुलर टैंक होगा बट रिजिड जॉइंट होगा और रेस्टिंग ऑन ग्राउंड का केस है। ठीक है, इसमें देखिए रिजिड जॉइंट और फ्लेक्सिबल जॉइंट में क्या डिफरेंस होता है वो आप लोग देख लीजिए। जब बात होती है रिजिड जॉइंट की तो सपोज़ ये फ्लोर है, फ्लोर और वॉल, तो जब यहाँ पे हम लोग रिजिड जॉइंट प्रोवाइड कर देते हैं तो वॉल का जो लैटरल मूवमेंट हो सकता है वो नहीं होता है। जब लैटरल मूवमेंट नहीं होता है तो ये जो वॉल है ये कैंटिलीवर की तरह मूव करती है। जिस तरह कैंटिलीवर का एक पार्ट क्या होता है, फिक्स होता है, इसलिए ठीक है। तो जब एक पार्ट जो है वो फिक्स है और दूसरा पार्ट फ्री की तरह बिहेव करेगा तो कैंटिलीवर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन कहाँ तक कैंटिलीवर की तरह बिहेव करेगा वो जानिए। जैसे कि ये बेस है, ये पूरा हाइट सपोज़ कैपिटल एच है पूरा हाइट, तो स्मॉल एच हाइट तक ही कैंटिलीवर की तरह बिहेव करेगा। वो स्मॉल एच हाइट जो है वो कितना होना चाहिए, न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू h/3 होनी चाहिए और 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों में से दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। और जो पहले जो वाटर की वजह से जो हुप टेंशन लग रहा था वो तो लग ही रहा है पूरे उसमें, तो होता कैसे है अब इसका पूरा एक सही डायग्राम आप देखिए। जैसे कि ये है ये, ठीक है, तो इसमें जो ये एक टैंक है, इसमें जो ये जो वाटर प्रेशर की वजह से जो हुप टेंशन क्रिएट हो रहा है वो तो लगेगा ही और कैंटिलीवर इफेक्ट भी आएगा। एक्चुअली में डायग्राम ऐसा ही बनेगा, लेकिन इसका कितना पार्ट हुप टेंशन वाला है और कितना पार्ट हमारा ये कैंटिलीवर इफेक्ट वाला है वो हमें देखना है। तो यहाँ से देखिए तो कुछ ऐसा, कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जो पार्ट है ये जो है हुप टेंशन वाला होता है और ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये ट्रायंगल हमारा बनता है कैंटिलीवर इफेक्ट की वजह से। अब देखिए कोई भी चीज़ होती है वो उसके लिए डिज़ाइन होती है उस जगह पर जिसके लिए वो वैल्यू वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो देखिए अगर आप ये हुप टेंशन वाला पार्ट देखें तो हुप टेंशन जो है वो कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है। ये कहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर हमारा कैंटिलीवर का इफेक्ट जो है वो 0 है, वहाँ पर इसका वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। और ये वैल्यू मैंने क्या बोला था, कैंटिलीवर इफेक्ट कहाँ तक लिया जाएगा, स्मॉल एच तक लिया जाएगा। तो स्मॉल एच तक वैल्यू जो है इसकी मैक्सिमम मिलती है। तो इसीलिए हमने इसके इफेक्ट को कुछ ऐसे शो कर दिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो रहेगा, आपका जो वैल्यू रहेगी ये रहेगी हुप टेंशन के लिए, और इसके नीचे जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल बनेगा किसका, आपका कैंटिलीवर इफेक्ट का। कैंटिलीवर इफेक्ट भी देखेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा कैंटिलीवर इफेक्ट जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंटिलीवर इफेक्ट मिलेगा और सबसे ज़्यादा जो हुप टेंशन है वो कहाँ क्रिएट होगा, वो इस पॉइंट पे क्रिएट होगा। ठीक है, और किस हाइट की वजह से होगा, इस वाली हाइट की वजह से, इस एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच वाली हाइट के लिए होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में डायग्राम बनता है ऐसा, लेकिन समझने के लिए उसको हमने कुछ इस तरह बनाया हुआ है। ठीक है, और जब जो है फिक्स्ड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तब पूरे उसमें क्या होता है, पूरे उसमें सिर्फ ऐसा ही बनता है और सबसे ज़्यादा जो टेंशन क्रिएट होता है वो यहाँ पे होता है। और हम एज्यूम इस तरह करते हैं कि जो टेंशन यहाँ पे है वही टेंशन क्या हो रहा है, ऊपर तक लग रहा है, ये मानते हुए हम एज्यूम करके काम करते हैं। ये केस आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस है। देखिए अब यही सब कुछ मैंने इसमें लिखा भी हुआ है, हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर फ्लोर और वॉल के बीच में जो जॉइंट है वो क्या है, वो रिजिड जॉइंट है, तो वॉल का मूवमेंट नहीं हो पाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होगा। लोअर पोर्शन में बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होगा, जो कैंटिलीवर इफेक्ट की वजह से बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होगा।
इस केस में वॉल जो है वो कैंटिलीवर की तरह बॉटम पे कैंटिलीवर की तरह बिहेव करेगी और जो उसका अपर पार्ट होगा उसमें क्या होगा, हुप टेंशन होगा। ये अज्यूम किया जाएगा दैट कि कैंटिलीवर जो है जो लोअर हाफ में यानी H इक्वल टू H कैपिटल H/3 पे जो कैंटिलीवर एक्शन जो है वो प्रिडोमिनेंट होगा, स्मॉल h इक्वल टू H/3 या फिर 1 मीटर एबव द बेस, जो भी ज़्यादा होगा उसके लिए। ठीक है, ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको बताया था। इसमें जो मैक्सिमम टेंशन क्रिएट हो रहा है वो कितना होगा, मैंने बोला था ना कि ये जो है एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ऐसे यहाँ ये मैक्सिमम टेंशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, और ये है कितना, हाइट जो है इसमें h माइनस एच है, तो मतलब यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाई h माइनस एच इंटू रेडियस यानी d/2। ये टी मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, और इस टी मैक्स के लिए हम इसे AST भी दे देना है। और कैंटिलीवर एक्शन के लिए जो रेनफोर्समेंट है वो स्मॉल h हाइट तक देना होता है, इनर फेस में देना होता है। और हुप टेंशन के लिए जो स्टील चाहिए होती है वो हुप के फॉर्म में होती है और पूरी हाइट में देनी होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, क्योंकि देखिए कैसे, ये भी एक बात समझने वाली, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की इसमें ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम लोग अलग से कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि हुप टेंशन के लिए जो रेनफोर्समेंट दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, वो तो ऐसे दिया जाएगा हुप टेंशन के लिए। और जो कैंटिलीवर इफेक्ट के लिए दिया जाएगा रेनफोर्समेंट, एक्चुअल में उसकी ज़रूरत कहाँ है, सिर्फ H/3 तक ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको पूरी वॉल के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग कुछ इस तरह आगे इस तरह प्रोवाइड कर देते हैं, पूरे नहीं आगे तक भेजते हैं, आगे कर्टेल कर देते हैं, लेकिन ये कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो कैंटिलीवर इफेक्ट वाला जो आपका रेनफोर्समेंट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में जाता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब डिज़ाइन स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाया ऑफ द टैंक कैलकुलेट किया जाता है। अभी भी डाया ऑफ द टैंक कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वही है। इसमें जो है वॉल्यूम ऑफ द टैंक जो है वो आपको गिवन होगा, और हो सकता है हाइट ना गिवन हो। जब हाइट नहीं गिवन होती है तो अपनी ओर से एक हाइट एज्यूम की जाती है, और अगर उसमें बोला गया है कि मतलब हमें उसमें आप थोड़ा सा ऊपर जगह छोड़िए वाटर के लिए, सेफ्टी ज़्यादा रखने के लिए, तो भी आप उसमें छोड़ सकते हैं जगह। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं छोड़ेंगे तो गलत होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया है तो फिर आपको उसके लिए थोड़ी जगह छोड़नी होगी सेफ्टी पर्पज़ के लिए। लेकिन अगर नहीं बोला गया है तो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो जगह छोड़ दीजिए और चाहे तो ना छोड़िए। ठीक है, तो उसको किस तरह हैंडल करना है वो इसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डाया कैलकुलेट कर देंगे, और अगर फ्री बोर्ड हम देना चाहते हैं तो हमें 200 mm या 300 mm का फ्री बोर्ड हम दे सकते हैं। तो H में से वो 300 या 200 mm जो है वो माइनस करके यहाँ पर डाया कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमें डिज़ाइन कांस्टेंट की वैल्यूज़ लिखनी है। तो देखिए डिज़ाइन कांस्टेंट की वैल्यूज़ लिखने के लिए पहले वाले उसमें जो 3 या 4 जो वो थी टेबल थी उनका यूज़ होगा, सिग्मा CVC, सिग्मा CT और सिग्मा ST, और ये तीनों वैल्यूज़ आपको लिख लेनी है उन टेबल से। m की वैल्यू निकाल लेनी है 282/3 इंटू सिग्मा CV से, फिर k की वैल्यू भी लिख लेनी है। देखिए m CVC प्लस सिग्मा ST, ये सब कुछ आपको पता है तो k की वैल्यू पता चल जाएगी, k की वैल्यू पता चल जाएगी तो j की वैल्यू पता चल जाएगी 1 - k/3। ये आपको फॉर्मूले ध्यान आ रहे होंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के फॉर्मूले हैं। फिर r = 1/2 सिग्मा CB KJ, ये r क्या है, m = RBD², ये वाला r है ये। ठीक है, आपने अगर कुछ और तरीके से पढ़ा होगा तो शायद कहीं पर QB इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो ये अल्फ़ाबेट से इंडिकेट होगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है होता है और हुप टेंशन कैलकुलेट करना है होता है। तो सबसे पहले हम H कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल h जो कि क्या होता है H/3 या फिर 1, जो भी मैक्सिमम हो वो वैल्यू ले लेते हैं। फिर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होता है,
1/2 इंटू गामा एच, बेस पे जो प्रेशर हो जाएगा गामा एच, इंटू एच हाइट के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये टोटल मोमेंट हो जाएगा। और कहाँ पर एक्ट करेगा, h/3 पे एक्ट करेगा, तो इतना मोमेंट हमें मिल जाएगा। और फिर जो है हुप टेंशन का हाइट जो क्या हो जाएगा, h-h पे निकालना है, तो हुप टेंशन क्या हो जाएगा, गामा इंटू h-h इंटू d/2, ये भी किलोमीटर पर मीटर हाइट ऑफ वॉल हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर हाइट ऑफ वॉल हो जाएगा, तो हुप टेंशन भी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपने मैक्सिमम हुप टेंशन निकाल लिया, आपने मोमेंट भी निकाल लिया मैक्सिमम कैंटिलीवर इफेक्ट की वजह से। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या है, थिकनेस ऑफ द वॉल निकालनी है। तो एक चीज़ को ध्यान में रखिए, हम जो बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया है उससे थिकनेस कैलकुलेट करेंगे, और लेकिन हम उसको किसके लिए भी सेटिस्फाई कराएंगे, जो हुप टेंशन है उसके लिए भी सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, दोनों के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये फार्मूला आप लोग पहले भी सीख चुके हैं, m = kb/d²। डी क्या होती थी, इफेक्टिव डेप्थ होती थी, और r की वैल्यू अभी भी आपने निकाली है, b जो है वो थिकनेस होती है। तो पर मीटर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो पर मीटर के लिए मतलब 1 मीटर के लिए देख लिया। एक चीज़ और, अब आर की वैल्यू अभी भी कैलकुलेट की जा चुकी है, एम की वैल्यू भी अभी कैलकुलेट हुई है, बी = 1 मीटर लिया जा रहा है, तो टी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इस टी की वैल्यू में यही वाली इफेक्टिव डेप्थ हो गया, इसमें हमें इफेक्टिव कवर लगभग 30 mm तक इसमें प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल थिकनेस मिल जाएगा। इस थिकनेस को भी हमें चेक करना होगा बाद में। जो पहले एक फॉर्मूला था सिग्मा CT जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, कैपिटल T डिवाइड बाई B इंटू T प्लस m-1 इंटू AST, उस फॉर्मूले से भी इसको चेक करना होगा, जो कि बाद में किया जाएगा। अब इस बेंडिंग मोमेंट के लिए कितना AST चाहिए वो इस फॉर्मूले से डिसाइड हो जाएगा। J और D आपने कैलकुलेट करके रखा है, सिग्मा ST भी आपने देख लिया है, M भी आपको पता है, AST यहाँ से मिल जाएगा। फिर हम एक डाया सेलेक्ट करेंगे, स्पेसिंग देखेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या वो 300 mm या फिर थिकनेस से ज़्यादा तो नहीं है। अगर उससे कम है तो फिर हमारा केस सही है। इसके बाद हमें क्या, ये जो आया जो रेनफोर्स बेंडिंग मोमेंट के लिए था, मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में दिया जाएगा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में दिया जाएगा तो एक्चुअल में इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ तक है, सिर्फ स्मॉल h हाइट तक है, बेस से स्मॉल h हाइट तक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको आगे तक भी थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन हम वहाँ तक पूरा रेनफोर्समेंट आगे तक हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब हमें बीच में हम कर्टेल करना चाहते हैं तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि हम उसकी डेवलपमेंट लेंथ से कम पे नहीं कट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम डेवलपमेंट लेंथ निकाल लेते हैं। इसमें डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला आपको पता ही है, डाया यूज़ होगा, जिस डाया के लिए है सिग्मा ST आपने पता है। टाउ BD के लिए एक देखिए टेबल बनाया हुआ है, तो जब टाउ BD के लिए ये टेबल है, ये कंक्रीट बेसिस पे टेबल है, और ये टेंशन के लिए है, माइल स्टील बार्स के लिए। अब डिफाउंड बार्स यूज़ की जाएंगी तो क्या होगा, इसका 60% जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ये आपको पता ही है। तो टाउ BD की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो यहाँ से हमें LD मिल जाएगा। LD क्या है, डेवलपमेंट लेंथ से पहले हम कट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर h की वैल्यू डेवलपमेंट लेंथ स्मॉल h की वैल्यू डेवलपमेंट लेंथ से ज़्यादा है तो हम स्मॉल h तक वैल्यू जो है कट कर सकते हैं। ठीक है, जब स्मॉल h तक हम कट कर देंगे, स्मॉल h तक हम जो रेनफोर्समेंट जो ऊपर ले जा रहे हैं वहाँ तक हम कट कर पाएंगे। मान लीजिए स्मॉल h से ज़्यादा आ जाती है डेवलपमेंट लेंथ, तो डेवलपमेंट लेंथ के बाद हम कट करेंगे। बची हुई रेनफोर्समेंट, हाफ रेनफोर्समेंट को हम ऊपर तक पूरा भेज देंगे। ओके, नेक्स्ट जो है कि एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर हुप टेंशन। अब ये जो रेनफोर्समेंट आने वाली है ये हुप टेंशन, ऐसे राउंड दी जाएगी रेनफोर्समेंट। कैसे निकालते हैं, पहले की तरह ही है, सिग्मा ST = T/सिग्मा CT। T आपने निकाल लिया है, सिग्मा ST भी आपने देख लिया है। यहाँ से आपने AST देना है, AST मिनिमम के लिए उसे चेक करना है। AST मिनिमम में जो B और D होगा तो क्या होगा, B 1 मीटर होगा, D जो है वो टोटल थिकनेस लेंगे। AST मिनिमम से तो ज़्यादा ही होना चाहिए AST को, और फिर इसके बाद एक अप्रोप्रिएट डाया सेलेक्ट करेंगे, इसकी स्पेसिंग, और स्पेसिंग के लिए चेक कर लेंगे कि 300 mm या फिर D से उसको कम ही होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि देखिए एक्चुअल में जो बॉटम में जो स्मॉल h है, यहाँ पर हुप टेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी पूरा हुप टेंशन प्रोवाइड करते हैं।
एक चीज़ और कि जो बचा हुआ कैपिटल H माइनस स्मॉल h है उस पार्ट में डिवाइड बाई 2, कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइड बाई 2, इतनी लेंथ तक तो हमें, इतनी हाइट तक तो हमें ये जो रिंग जितना आया है ST, जो रिंग वाला जो हुप वाला जो ST आया है वो हमें पूरा देना ही होगा। लेकिन उसके बाद में हमारी मर्ज़ी, हम उसको हाफ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आप जानते हैं ट्रायंगल ही वेरिएट होता है ना, तो इसके ऊपर जो है वो हमें कम ज़रूरत होती है। तो आपकी मर्ज़ी, आप पूरे उसको पार्ट को 2 भागों में तोड़ें, 2 बार T निकालें और उसके बाद 2 ST निकालें और एकदम एक्यूरेट कैलकुलेट करें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको जस्ट हाफ़ कर दीजिए, मतलब कि स्पेसिंग जस्ट डबल कर दीजिए। इसके बाद जो थिकनेस आई थी उस थिकनेस को चेक भी करिए हुप टेंशन के लिए। तो ये फार्मूला ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इसमें सिग्मा सी की देखते हैं, टी की वैल्यू अभी भी कैलकुलेट है और स्मॉल टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एम पता है, और एएसटी अभी वाला जो एएसटी जस्ट हुप टेंशन वाला जो एएसटी है उस एएसटी को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने टी जो इसकी टी की जो रिक्वायरमेंट है वो निकाली और हमें ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो पहले जो टी आया है, मतलब बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से जो टी आया है वो ये जो टी जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ही आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमें फिर से इस नए वाले टी को लेते हुए पूरा काम फिर से करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो बेस स्लैब की डिज़ाइनिंग है। तो आपको पता होगा कि ये जो केस आप लोग देख रहे हैं वो रेस्टिंग ऑन ग्राउंड का है। जब रेस्टिंग ऑन ग्राउंड का है तो अभी भी इसके लिए कुछ अलग से रिक्वायरमेंट देने की ज़रूरत है। मिनिमम थिकनेस 150 mm के लिए कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहें तो 200 mm भी ले सकते हैं। मिनिमम थिकनेस 150 mm और मिनिमम रेनफोर्समेंट बहुत दी डायरेक्शंस हमें देनी होती हैं। इस तरह हम लोग इसका काम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में डिटेलिंग डायग्राम बना देना होता है। ठीक है, तो ये जो केस था ये पहले वाले केस से थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें कुछ नई चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बाकी कठिन तो इसमें कुछ भी नहीं है, पहले वाले केस से थोड़ा टफ है। तो अभी इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा।